सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। अगर इस वारदात में जगत नारायण ही का हाथ है तो फिर उसने अपने उस कारिंदे को भी खत्म करा दिया होगा जिसे निर्मल की मौत के लिए आमादा किया गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हुस्ना के बारे में सोचने लगा, जिसकी पेश गोई निर्मल के बारे में भी दुरुस्त साबित हुई। और दफ्तर पहुंचा तो नदीम वहां पहले से मौजूद था। तुम इस वक्त कहां गए थे? उसने तेजी से सवाल किया। खैरियत तो है, मैंने बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए नदीम को गौर से देखा, जो खासा फिक्रमंद नजर आ रहा था। ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तुम कहां से वापस आ रहे हो? नदीम ने अपना सवाल दूसरे जाविये से दोहराया और उसके चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी मुसल्लत थी। एक दफ्तरी काम से गया था, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मास्टर की अपने जिस्म के हर हिस्से पर एक खुफिया आंख रखता है। ओ आई सी, गोया उसी ने तुम्हें मेरी नकलो हरकत से आगाह किया है। वैसे बाई दावे क्या पियोगे, चाय, काफी या फिर कोल्ड ड्रिंक? फिलहाल तुम्हारा खून पीने को दिल चाह रहा है। कड़वी चीजें ज्यादातर शो करके मरीजों को रास आती हैं, इसलिए तुम मेरा खून पीने का इरादा तर्क कर दो और बिला वजह मुंह का जायका खराब होगा। तुम्हें ये इतला किसने दी थी कि निर्मल सराज के आफस गई है? खुद निर्मल ने ही बताया था। मैंने दरोगोई से काम लिया और उसके बयान के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद उसे जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। वो सराज के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराने गई थी। और तुम वहां किस मकसद से गए? निर्मल ने दरख्वास्त की थी कि मैं दूर दूर रहकर उसका ख्याल रखूं। मैंने दूसरा झूठ बोला। वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन अफसोस कि मैं उसके किसी काम ना आ सका। क्या निर्मल ने तुम्हें यह बताया था कि उसे कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? दबी जुबान में उसने भूषण के आदमियों पर शुबा जाहिर किया था और उसका अंदाजा उसे किस तरह हो गया। अगर वो जिंदा रहती तो इस सवाल का जवाब उसी से पूछकर मैं बता सकता था। मैंने एक ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठा लिया और फिर उसे नदीम के हवाले कर दिया, इसलिए कि वो कॉल उसी के लिए थी। हेलो, नदीम ने रिसीवर लेते हुए माउथपीस में कहा। गुड, क्या तुम उसका नाम जानते हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अब वहां से दूर हट जाओ। नदीम ने रिसीवर रखकर मुझे गौर से देखा और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला। निर्मल का अंदाजा गलत नहीं था। क्या मतलब? मैंने तेजी से पूछा। निर्मल को भूषण ही के एक आदमी ने गोलियां मारकर हलाक किया है। और नदीम ने सपाट लहजे में कहा। गोली सराज के दफ्तर के ऐन सामने वाली इमारत सैफी चैम्बर के दूसरे फ्लोर से चलाई गई थी। कातिल का नाम माधुलाल था और पुलिस को कई वारदात में मतलूब था, लेकिन अब वो पुलिस के किसी काम ना आ सकेगा, इसलिए कि किसी ने उसे भी दरमियान से हटा दिया और पुलिस को सिर्फ माधुलाल की लाश और राइफल ही मिली है, जिसे फायर करके निर्मल को मारा गया था। क्या यह मुमकिन नहीं कि खुद माधुलाल ने नकासी के रास्ते बंद पाकर फांसी तक जाने के बजाय खुदकुशी का शॉर्टकट इस्तेमाल किया हो? नहीं, माधुलाल की पुष्ट पर खंजर के वार करके हलाक किया गया है। समझ गया, डबल क्रॉस, मैंने संजीदगी से कहा। कातिल को भी इसलिए खत्म कर दिया गया कि पुलिस के कब्जे में जाने के बाद वो अपनी जुबान से कुछ उगल सकता था। और तुम्हारे सराज साहब इस वक्त बुरी तरह नर्वस हो रहे हैं। वो एक जिम्मेदार ऑफिसर है, इसलिए उसकी परेशानी बेजा नहीं। और ऐसी सूरत में जबकि निर्मल को उसके दफ्तर के बाहर उस वक्त कत्ल किया गया जब सराज भी उसके साथ था। सराज के दफ्तर के बाहर एक बख्तर बंद गाड़ी भी देखी गई है, नदीम ने कुछ सोचते हुए कहा। और हो सकता है कि उसे भी किसी जरिए से निर्मल को कत्ल कर दिए जाने की इतला मिल गई हो, वरना अव्वल तो बख्तर बंद गाड़ी वहां ना होती, और दूसरा ये कि पुलिस वाले अब इस कदर मुहज़्ज़ब भी नहीं होते कि किसी का बयान कलम बंद करने के बाद उसे बाहर तक छोड़ने की जहमत गवारा करें। खूबसूरत खवातीन के मामले में दुनिया का हर शख्स मुहज़्ज़ब बन जाता है। ये और बात है कि सराज
इस टाइप के अफसरों में से नहीं जो तहजीब का मुजाहरा किसी बद तहजीबी की नीयत से करते हैं। यही वजह है कि मैंने बड़ी शराफत से तुम्हारे सराज साहब को कैसीनो की तलाशी दे दी थी, वरना बगैर वारंट के शायद मैं DIG को भी। मुझे तुम्हारी ताल्लुक का इल्म है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा और फिर संजीदगी से बोला, मलिहा का क्या बना? क्या तुमने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया है या वो अपनी खूबसूरती से फायदा उठाकर तुम्हारे आदमी को धोखा देकर निकल गई? मेरे आदमी लंगोट के मामले में इतने कच्चे भी नहीं हैं, नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रहा मलिहा का मामला तो बस इत्तेफाक ही समझो कि मैंने उसे तुम्हारे और सराज के कैसीनो पहुंचने से आधा घंटा पहले ही अपने फार्म हाउस में शिफ्ट करा दिया था और वहां उसकी हिफाजत बेहतर तौर पर हो सकती है। अगर मारूफ को इल्म हो गया तो कि तुमने उसकी हसीन और नौजवान सेक्रेटरी को फार्म हाउस में रखा है तो उसका रद्द अमल क्या होगा, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो मलिहा को अपना मुजरम समझ रही है। मलिहा के मुजरम होने में कोई शुबा भी नहीं है, नदीम ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अभी हमें उससे उगलवाना है कि सुलेमान शाह के और उसके दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात थे जो वो मारूफ को सील बंद बोतल में जहरीली शराब देने पर आमादा हो गई। क्या मतलब? मैंने नदीम को घूरा। क्या इस साजिश में भारी रकम का मुआवजा तय हो जाने के बाद भी कोई पहलू बाकी रह गया है? हो भी सकता है, इसलिए कि तुम सुलेमान शाह को अच्छी तरह नहीं जानते। करीम की हालत अब कैसी है? मैंने मारूफ और मलिहा के मौजू को खत्म करते हुए पूछा। क्या वो अभी तक अस्पताल में है? नहीं, फिलहाल वो हांगकांग में आराम कर रहा है और तुम्हारी ड्यूटी अब साजिद ही अंजाम देगा। करीम को कुछ दिनों बाद मैं अपने लंदन के कारोबार की कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपने का इरादा कर चुका हूं और बोशन के सिलसिले में उसके सितारे क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार वो गले गले फंस गया है। ये अवामो नसानास का ख्याल है, मैंने मैनी खेत अंदाज में जवाब दिया। गोया तुम्हारी कालकरानी ने तुम्हें कुछ और बताया है। हाँ, मैं संजीदा हो गया। उसने चैलेंज किया है कि बोशन को दुनिया की कोई ताकत और कोई कानून फांसी के फंदे तक नहीं ले जा सकता। उसने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा है कि वो बोशन को इस केस से इस तरह निकाल लेगी जैसे दही से बाल निकाला जाता है, और मैं बोशन के मामले में इतना फिक्रमंद भी नहीं। उसे कैफरे करदार तक पहुंचाना तुम्हारे सराज साहब का काम है, लेकिन उस केस से गुलू खुलासी हासिल करने के बाद वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये उस वक्त सोचा जाएगा जब वो बाहर निकलेगा, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर उठकर वापस चला गया। हुस्ना ने जगत नारायण के बारे में इशारा देकर मेरी उलझनों को और बढ़ा दिया था और उसके कहने के ऐन मुताबिक निर्मल या माधुलाल को मरने से कोई नहीं बचा सका था। हालांकि मैंने सराज को विलियम पोकर की हसीयत में उस खतरे की इतला कर दी। कालका ने दावा किया था कि वो बोशन को फांसी के फंदे से हर कीमत पर बचा लेगी। वो पुरइसरार कुव्वतों की मालिक थी और ज़हनों को पलट देना उसकी तागूती कुव्वत के लिए बैद नहीं था, और मैं रूपनगर से अब तक उसके सैकड़ों चमत्कार देख चुका था और मुझे कालका से अब इतना खतरा लाहक नहीं था। और हुस्ना ने इस बात को बड़े यकीन से कहा था कि जब तक भड़कने वाला शोला मेरी मदद करता रहेगा, कालका की नापाक कुव्वतें मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेंगी। बहरहाल मैं महसूस कर रहा था कि बोशन के मुकाबले में जगत नारायण मेरे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और जाती तौर पर मैंने उसके बारे में बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली। अभी तक सैकड़ों मामलात और संगीन जुराइम के सिलसिले में उसका नाम पुलिस की लिस्ट पर आ चुका था, लेकिन ना तो उसकी कोई तस्वीर रिकॉर्ड पर थी और ना ही किसी पेशावर कातल या दहशतगर्द पर जगत नारायण होने का शुबा जाहिर किया गया था। और पुलिस वालों का ख्याल था कि वो ज़ैर ज़मीन किसी खतरनाक तंजीम का सरबराह था जो नहायत साइंटिफिक तरीकों से वारदात कर गुजरता था, लेकिन अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। और दानिश या साजिद ने भी उसके बारे में यही बताया था कि वो अपने जिस आदमी को कोई खतरनाक काम सौंपता था उसको किसी दूसरे आदमी के जरिए ठिकाने लगवा देना भी उसके असूल में शामिल था। और उसकी एक मिसाल माधुलाल की शक्ल में मेरे सामने आ चुकी थी। बोशन और जगत नारायण का गठजोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अगर कालका ने बोशन को रुकी के कत्ल के केस से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाला तो मैं पहली फुर्सत में उसे ठिकाने लगा दूंगा। और हुस्ना भी यही चाहती थी। क्यों?
इसकी वजह मुझे नहीं मालूम थी। बहरहाल मैंने तय कर लिया कि अब अपने साय से भी मोहतात रहने के साथ साथ अमली मैदान में सरगर्म अमल रहने की कोशिश करूंगा। और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अक्सर दिल के अरमान दिल में रह जाते हैं। और मैंने ये भी फैसला किया था कि अब अपने इर्द गिर्द भी ऐसे जानसारों का हल्का बना लूंगा जिसे आसानी से तोड़ना दुश्मनों के बस की बात नहीं होगी। और मैंने जगत नारायण के सिलसिले में नदीम को कुछ नहीं बताया और दानिश या साजिद को भी सख्ती से ताकीद कर दी कि वो भी इस बारे में अपनी जुबान बंद ही रखे। और दूसरे रोज मैं यूं ही सराज से मिलने उसके दफ्तर चला गया। इस वक्त मैं गाड़ी खुद ही चला रहा था और दानिश मेरे हमरा नहीं था। सराज ने गुफ्तगू के दौरान निर्मल के सिलसिले में वही बातें बताई थीं जो पहले से मेरे इल्म में थीं। अलबत्ता उसने जगत नारायण के सिलसिले में एक और इंकशाफ किया। वो जो भी वारदात करता उसमें अपने नाम की एक निशानी जरूर छोड़ देता था। और माधुलाल की जामा तलाशी के दौरान भी उसकी जेब से एक ऐसा सिक्का बरामद हुआ जिसकी एक जानब एक खतरनाक आदमखोर चीते का खुला हुआ खतरनाक दहाना नजर आ रहा था और दूसरी जानब JN के हरूफ कुंदा थे। और सराज की इतला के मुताबिक इस वक्त तक पुलिस की तहवील में ऐसे बहुत सारे सिक्के आ चुके थे। लेकिन जगत नारायण की असलियत क्या थी, वो कौन था, उसने जो तंजीम बना रखी थी उसका मकसद क्या था, इसका इल्म किसी को भी नहीं था। क्या आपने सैफी चैम्बर में वाकया दफ्तरों में मौजूद अशखास से भी पूछगछ की थी? मैंने संजीदगी से कहा। वहां काम करने वालों और नीचे ऊपर आने जाने वालों या उन चपरासियों ने जो आमतौर पर दफ्तर के बाहर बैठे होते हैं, किसी एक न एक ने कातिल को जरूर देखा होगा। जी हाँ, सराज ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। एक चपरासियों ने जो सेकंड फ्लोर पर ही काम करते हैं, उन्होंने कातिल को देखा था, लेकिन वो खुद किस वक्त कत्ल हुआ और उसे किसने कत्ल किया, इस सिलसिले में वो कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। और ये भी मुमकिन है कि वो जानबूझकर कोई बयान देने से कतरा रहे हों। हमारे पुलिस के निज़ाम की खराबियों ने अब आवाम को हमारे साथ अदम तावन पर मजबूर कर दिया है और गवाही के लिए सामने आने वालों की जो दुर्गत बती है, उन्हें जिस तरह मशकूक निगाहों से देखा जाता है, उसका इल्म आपको भी बखूबी होगा। सेकंड फ्लोर पर कितने दफ्तर वाक़या हैं? मैंने सराज की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। एक दफ्तर कालीनों के एक्सपोर्ट का काम करता है, जबकि दूसरा दफ्तर एक चार्टर्ड अकाउंट का है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही महज अपनी मालूमात की खातर, मैंने कहा और फिर संजीदगी से दरियाफ्त किया। आपने मुझसे यहाँ आने का मकसद नहीं पूछा। आप जब चाहें सर आंखों पर तशरीफ लाएं। सराज ने इनकसारी का मुजाहरा किया। मैं आपको अपने भई ख्वाबों में शुमार करता हूँ। ज़रा नवाजी है आपकी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे अपनी छठी हिस्स में उभरने वाले एक ख्याल के इजहार के लिए हाजिर हुआ हूँ। क्या उसका तल्लुक बोशन की ज़ात से है? सराज यकलक संजीदा हो गया। मुझे आपकी जहानत से यही तवक्का थी कि आपका ख्याल उसी तरफ जाएगा। तो क्या? जी हाँ, तागूती कुव्वतें एक बार फिर बोशन के सिलसिले में खम ठोंक कर उखाड़े में कूदने वाली हैं। लेकिन आपको इसका इल्म किस तरह हुआ? छठी हिस्स, मैंने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। इससे बेशतर भी कुछ खतरनाक और अहम मुजरम आपकी तहवील में थे, जिनके बारे में मैंने या तो ख्वाब देखा था या फिर मेरी छठी हिस्स में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। और मेरा ख्याल है कि अब तक मेरी कही हुई कोई बात गलत साबित नहीं हुई। मेरा जाती ख्याल भी यही है। सिराज थोड़े तवक्कुफ से बोला। बोशन जैसे लोग जिनकी पहुंच बड़ी सरकार तक हो, इतनी आसानी से कैफियत करदार तक नहीं पहुंचते। और दूसरी वजह यह भी है कि रुकी एक पेशावर कातिल था और पुलिस को मुतअद्दिद मामलात में दरकार था। और अभी तक तो भूषण के वकीलों ने यही कहा है कि वो अदालत के रूबरू अपना मुवक्किल का दिफा करेंगे। और रहा भूषण का बयान, तो उसने कहा है कि पुलिस ने उसे ज़बरदस्ती मुलव्वस करने की कोशिश की है। क्या मतलब? मैं चौंका कि आपने DIG की मौजूदगी में। वो बात 100% दुरुस्त है। सिराज ने पहलू बदलकर बुरा समूह बनाते हुए कहा। लेकिन हम किसी मुजरम को ज़बरदस्ती सच्चाई उगलने पर मजबूर तो नहीं कर सकते। और वो जो गवाह ऐनी शाह थे, आजकल तो बड़े बड़े सियासतदान रुपए और कुर्सी की लालच में आकर अपनी दरीना वफादारियां तक तब्दील कर देते हैं और छोटे मोटे गवाह भला किस कतारो शुमार में आते हैं। अदालत के कटहरे में खड़े होकर अक्सर ये कहकर मुनहरफ हो जाते हैं कि उन्होंने पुलिस की ड्राइंग रूम में ट्रीटमेंट की वजह से गलत बयान दिया था। और भूषण के लिए 2-4 गवाहों को खरीद लेना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा।
मगर मैं भी आखिरी वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक मशवरा दूं आपको, फरमाइए। भूषण के रिहा होने के बाद उसको पुलिस के किसी जाली मुकाबले में खत्म करा दें, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सॉरी मिस्टर शहबाज, मैंने जिंदगी में कभी इस किस्म के काम नहीं किए, शायद इसीलिए अब तक बड़ी मुश्किलों से इस कुर्सी तक पहुंचा हूं, वरना मेरे बेशुमार साथी इस वक्त एसपी की कुर्सियों पर धरना जमाए बैठे हैं। ये कोई नई बात नहीं, मैं उठते हुए बोला, और आप जैसे अफसरान को तो अक्सर दयानतदारी की सजा मिलती रहती है। स्वराज के ऑफिस से निकलकर मैंने वापसी के इरादे से गाड़ी मोड़कर घुमाई तो मेरे जहन में एक शुबा बड़ी सूरत से उभरा और मैंने अगले राउंड अबाउट से गाड़ी को मोड़ा और सैफी चैम्बर्स के पुष्ट की जानब पहुंच गया, जहां उस इमारत का अकबी दरवाजा खुलता था। गली ज्यादा कुशादा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी कार सड़क पर छोड़ दी। दूसरी जानब वाले रास्ते पर एक हट्टा कट्टा पठान चौकीदार मसला खड़ा था और मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे रोक दिया। खूब, इधर से जाना मना है, अगले रास्ते से जाओ, और मेरा ताल्लुक खुफिया ब्रांच से है। मैंने मखसूस राज्य में सरगोशी की। दूसरी मंजिल पर जो कत्ल हुआ था उसके सिलसिले में तुमसे कुछ पूछगछ करनी है। यारा खुद इधर यही खराबी है, वो अपनी ठीठ जबान में बोला। हम चौकीदारी भी करे और कल से हमारा उठना बैठना हराम हो गया। जो भी आता है हमसे ऐसी मालूमात करता है जैसे कातिल हमको बताकर ऊपर गया था। बहरहाल ये बात तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है कि गैर मुतलका आने वालों पर नजर रखो, और मैंने पुलिस वालों की तरह सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। ड्यूटी का बात है इसलिए तो हम तुमको रोका। उसने बड़ी माकूल बात की। पिछले रास्ते से सिर्फ चपरासी लोग आता जाता है और बाकी सारा कारोबार अगले दरवाजे से होता है, और अगले दरवाजे का चौकीदार दूसरा है। वो सिर्फ रात की ड्यूटी देता है और दिन को जिसका मर्जी आए आ जा सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने यूं ही पूछ लिया। शेरगुल, वो कड़वा सा मुंह बनाकर बोला। देखो शेरगुल, मैंने उसे दोस्ताना अंदाज में मुखातब किया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मुझे नेक और ईमानदार आदमी लगते हो। आपका बड़ा मेहरबानी। वो खुश हो गया। क्या तुम्हारा दफ्तरों में भी आना जाना रहता है? दफ्तर से हमारा क्या काम? वो शाने उचकाकर बोला। वहां काम करने वाले चपरासी और सफाई करने वालों से तो जरूर वाकिफ होगे। आपका मतलब का बात करो ब्रदर, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? दूसरे फ्लोर पर जो दफातर हैं उनके बारे में तुम क्या कुछ जानते हो? कुछ भी नहीं, उसने रुखाई से जवाब दिया, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। शेरगुल कुछ देर खामोश रहा और फिर मुझे बगौर देखते हुए बोला, आप ऐसा करो, कालीन वाला दफ्तर के चपरासी गुलजमान से मुलाकात करो। कोई खास बात? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। आपसे पहला जो पुलिस वाला लोग आया था उसने भी गुलजमान से बात किया था। हो सकता है कि वह तुम्हारा कोई मदद करे। गुलजमान खुद कैसा आदमी है तो पठान, मगर एक नंबर का लालची है। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं मालूम। शेरगुल ने चौंका। मुझे खुफिया ब्रांच का अफसर तस्लीम कर लिया था, इसलिए मुझे पिछले रास्ते से ऊपर जाने की इजाज़त दे दी और मैंने गुलजमान को खरीदने की कोशिश हर जाविये से की, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि डीएसपी सिराज ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि किसी दूसरे को कोई बयान ना दे, और मैंने उसे लालच देने की कोशिश की, लेकिन वो भी चौंका। मुझे खुफिया ब्रांच का पुलिस अफसर ही समझ रहा था, इसलिए मेरी तरकीब काम ना आई और मैं वापसी के लिए पलटा तो चार्टर्ड अकाउंट के दफ्तर से एक मुलाजिम ने निकलकर मुझसे कहा कि दफ्तर का जनरल मैनेजर मुझे बुला रहा है, और मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मिल लेने में कोई भी हर्ज नहीं था। चुनाचा मैं जनरल मैनेजर के कमरे में चला गया, जो हर एतबार से बहुत नफीस तौर पर डेकोरेट किया था, और बाहर जनरल मैनेजर के साथ ही अकबर दुरानी के नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो किसी खाते की जांच पड़ताल में मसरूफ था। खासा बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान आदमी था, और मैंने एक लम्हे तक इंतजार किया और फिर उसे महू गुफ्तगू खत्म करने की खातिर थंकार कर कहा, मिस्टर दुरानी, आपने शायद मुझे किसी काम के सिलसिले में बुलवाया था। उसने चौंक कर मुझे देखा, एक सानी तक घूरता रहा और फिर बैठने का इशारा करते हुए बोला, गुलजमान एक नंबर का हरामी और चलता पुर्जा वाकया हुआ है। वो आपको कोई बात सच नहीं बताएगा। और सच क्या है? मैंने तेजी से पूछा। मेरा ख्याल है कि आप माधू लाल और उस औरत के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं, जो पुलिस के साथ होने के बावजूद काम आ चुकी है। आपका अंदाजा गलत नहीं है, मैंने उम्मीद की किरण महसूस करते हुए कहा। दरअसल मेरा तल्लुक खुफिया ब्रांच
मैं दरोगोई पसंद नहीं करता मिस्टर शहबाज खान, वो उखड़ लहजे में मेरा जुमला काटते हुए बोला। कभी आप महकमा पुलिस से जरूर वाबस्ता रह चुके हैं, लेकिन आजकल अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं और मेरी मालूमात गलत नहीं हैं तो आपके कारोबार के तमाम अकाउंट्स की मोहर एंड कंपनी वाले लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन आप, मेरी बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। उसने फिर मेरा जुमला काटा। आप डीएसपी मिस्टर सराज के वाकफकार हैं और शायद उस औरत से भी थोड़ी बहुत वाकफियत रखते थे जिसे माधु लाल ने भ्रष्ट मारा और फिर उसे भी कत्ल कर दिया गया, और अब आप जाती तौर पर माधु लाल के कातिल को तलाश करना चाहते हैं। आपको इन तमाम बातों का इल्म किस तरह हुआ? मैंने हैरत का इजहार किया। फर्ज कर लीजिए कि आपको माधु लाल के कातिल का नाम और जाए तो आप क्या कर सकेंगे? उसने मेरे सवाल को अहमियत नहीं दी। मेरा ताल्लुक अब महकमा पुलिस से ना सही, लेकिन एक फर्ज शनास शहरी होने की हैसियत से भी कुछ मेरे फ़राइज़ हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो औरत कत्ल की गई है वो मेरे एक दोस्त की बीवी थी और मेरा दोस्त भी खुदकुशी कर चुका है। अब अगर कातिल का नाम मुझे मालूम हो जाए तो मैं उससे उस दोस्त की बेवा का हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करूँगा। आखिरी जुमला मैंने खासे जज्बाती अंदाज में कहा था और मुझे हैरानी थी कि अकबर दुरानी को मेरे बारे में वो मालूमात कहाँ से हासिल हुई जिसका वो जिक्र कर चुका था। महर एंड कंपनी की बात थी, लेकिन उसे निर्मल और मेरे सिलसिले में किसी तरह की मालूमात, और फिर ख़ास तौर पर ये कि मैं इस वक्त गुलजमान से माधु लाल के कातिल ही के बारे में गुफ्तगू करने आया था। इसलिए कि जब मैं गुलजमान से बात कर रहा था उस वक्त वहाँ कोई तीसरा शख्स हमारे करीब नहीं था। बहरहाल मैंने अकबर दुरानी से इस सिलसिले में टटोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि मुझे आम खाने से गरज थी और मैं एक शर्त पर आपको कुछ मालूमात फराहम कर सकता हूँ। उसने कुछ सोच कर कहा, मेरा नाम कहीं दरमियान में नहीं आएगा और ना ही आप मुझसे मजीद कुछ पूछ गुछ करेंगे। मुझे मंजूर है, मैंने हामी भर ली। माधु लाल की जामे तलाशी पर जो सिक्का बरामद हुआ था उस पर JN का मखसूस निशान मौजूद है और मेरा ख्याल है कि सराज के दोस्त होने की वजह से आपको बता भी दिया होगा कि JN से किसका नाम देहर में उभरता है। जी हाँ, मैं आपके ख्याल की तरवीद नहीं करूँगा, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। माधु लाल को जिस शख्स ने पुश से छुरा मारकर हलाक किया उसका ताल्लुक भी JN के गिरोह से है, और वो हाथ में दबी हुई पेंसिल को घुमाते हुए राजदारी में बोला, और उस आनंद किशोर कुमार है, और मैं आपको इसका पता भी बता सकता हूँ, लेकिन दफ्तर से जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो वो आन हसीयत 6 और 7 बजे के दरमियान आपको एक मकामी पार्क के झील के किनारे मिल सकता है। आप उसे बड़ी आसानी से शिनाख्त कर सकते हैं। इस वक्त वह गहरे चॉकलेट कलर के सफारी सूट में होगा, और दूसरी निशानी यह है कि उसकी एक कान की लो कटी हुई है। लेकिन आप ये सब कुछ इतने यकीन के साथ, प्लीज़ मिस्टर शहबाज, उसने बड़ी खुश्क आवाज़ में कहा, अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मेरा नाम कहीं दरमियान में नहीं आएगा। अकबर दुरानी के जवाब में इतनी सख्ती थी कि मैंने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी मुझे हैरत थी कि माधु लाल के कातिल का नाम उसे किस तरह मालूम हुआ, और हो सकता है कि वह नंद किशोर को पहले भी देख चुका हो या और किसी तरह जानता हो, लेकिन उसे ये इल्म कैसे हो गया कि वो शाम को 6 और 7 के दरमियान किसी मकामी पार्क की झील के किनारे मिल सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात यह थी कि गहरे चॉकलेट कलर के सफारी सूट का हवाला उसने किस तरह दिया। क्या वो JN से वाकफ था, और अगर वाकफ था तो वह अपनी मालूमात से सराज को भी आगाह कर सकता था, और उसने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। मैं दिन भर ज़हनी जिम्नास्टिक में मुब्तला रहा। अकबर दुरानी की शख्सियत भी मेरी नज़रों में मुश्तबा लग रही थी। बहरहाल मैंने शाम को 5:30 बजे दफ्तर छोड़ दिया और दानिश को एक और काम से रवाना कर दिया, और खुद चेहरे पर रेडीमेड मेकअप करने के बाद उस मकामी पार्क में पहुंच गया जिसकी निशानदाही अकबर दुरानी ने की थी। और मेकअप करने की ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की कि खुद को किसी मुमकिन ख़तरे से महफूज रख सकूं, और मैंने अपनी गाड़ी की बजाय एक टैक्सी को तरजीह दी। मुझे इस बात की फ़िक्र भी दामन गिर थी कि कहीं अकबर दुरानी ने मुझे डबल क्रॉस करने की वजह से नंद किशोर का नाम लेकर ट्रेप करने की कोशिश ना की हो। पार्क में पहुंचकर मैं एक ऐसी जगह तलाश करने में
बड़ी आसानी से कामयाब हो गया। जो झील के किनारे से कदरे दूर जरूर थी, लेकिन वहां से झील पर चहलकदमी करने वालों पर बाकायदा नजर रखना भी आसान था। और लान पर जहां मैं बैठा था, वहां थोड़े थोड़े फासले से और भी बहुत सारे अफराद और फैमिलियां मौजूद थीं। बच्चे इधर उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे और मैं भी बज़ाहिर वहां के माहौल से लुत्फ अंदोज होने की अदाकारी कर रहा था। लेकिन मेरी नजरें झील के अतराफ किसी गहरे चॉकलेट कलर के सफारी सूट वाले को तलाश करने में मसरूफ थी। लेकिन 6:45 बजे मतलूबा शख्स मुझे नजर आ गया और दूर होने के बावजूद मैंने उसे सीधे हाथ के कान की लो को कटा हुआ भी देख लिया था और मेरे दिल में कोई वाज़े स्कीम नहीं थी और फिलहाल मैं अकबर दुरानी के बयान की तस्दीक और मतलूबा शख्स की हरकत और सकनात पर नजर रखना चाहता था और मुझे मजबूत डोर का कोई सिरा दरकार था जिसके जरिए मैं कबीर दास की दोहरी शख्सियत के चेहरे से मकरू नाप उतार कर उसका असली रूप कानून के मुहावजों को दिखा सकता, या उससे बेशतर कि उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचते मैं उसका चेहरा नोच खसोट कर लहूलुहान कर देता। और मैं खामोशी से उठा और एक महदूद फासले से सफारी सूट वाले का ताक़ुब करने लगा। बज़ाहिर वो खुद को उबाश ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था और कुर्बो जवार से गुजरने वाली लड़कियों और खिवातीन में उसकी दिलचस्पी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही नजर आई। और फिर उसकी निगाह एक नौजवान पर जमकर रह गई जो झील के करीब मोरसरी के दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा आसमान की सिमत घूर रहा था। और सफारी सूट वाले ने इधर उधर देखा और फिर उसके कदम नौजवान की सिमत उठने लगे और मैं भी संगरेजों की रोश से उतर कर उसके पीछे हो लिया। सफारी सूट वाले और नौजवान का फासला आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा था, लेकिन नौजवान किसी ख्याल में मुस्तगरक बदस्तूर आसमान के दूर पार खलाव में किसी शय का मतलाशी था। और फिर उन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत हसीन और शादाब चेहरा हायल हो गया। मैंने उसे पहचान लिया था। वो शहर की मारूफ करोड़पति ताजर सेठ नामान की अकलौती और लाडली बेटी नगमा थी, जिन्हें मैं मुतअद्दिद बार पार्टियों में देख चुका था। सेठ नामान से मेरी सलाम दुआ भी थी, लेकिन सिर्फ पार्टियों की हद तक। अलबत्ता मुझे नगमा के बारे में ये ज़रूर मालूम था कि वह ऊंची सोसाइटी में अपनी खूबसूरती और आज़ाद ख्याली की वजह से बदनामी की हद तक मकबूल थी और माँ का साया सर से उठ जाने और वालिद की कारोबारी मसरूफियात के सबब उसकी निगाहदाश्त मशकली बुनियादों पर नहीं हो सकी थी। चुनाचे वो गलत रवश पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। सफारी सूट वाले के करीब जाकर वो एक झटके से रुक गई। उसके चेहरे पर खून की गर्दिश नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। वापस पलट जाओ, नगमा ने सफारी सूट वाले को मुखातब करके हकारत से कहा, और आइंदा तुम सलमान कैसर के करीब दोबारा कभी नजर ना आना। क्यों, क्या ये भी तुम्हारे करोड़पति बाप की किसी मशीनरी का कोई अहम पुर्जा है? सफारी सूट वाले का लहजा तलख था। और मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि तुम दोबारा कभी सुलेमान कैसर से नहीं मिलोगे। सोच लो बेबी। सफारी सूट वाले ने नगमा को सरतापा घूरते हुए मैंने खेद अंदाज इख्तियार किया, और मेरी कीमत कुछ भी हो सकती है, मुझे मंजूर है। नगमा ने झटके बगैर तेजी से जवाब दिया। हैरत है, ये हमारी पहली मुलाकात है, उसके बावजूद तुम खासी बेतकल्लफ हो रही हो। सफारी सूट वाले ने दबी जुबान में कहा, और मेरे बारे में क्या जानती हो? सिर्फ मतलब की बात करो, मैं ज्यादा बातें पसंद नहीं करती। नगमा ने हकारत का इज़हार किया। ताज्जुब है, तुम ज्यादा बातें पसंद भी नहीं करती और उसके बावजूद मेरी मुंह मांगी कीमत देने पर आमादा हो। शट अप, नगमा झल्ला गई। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर सेठ नामान को इस बात का इल्म हो जाए कि उसका कोहे नूर हीरा एक पत्थर से रगड़ खा रहा है तो यू बास्टर्ड। नगमा का हाथ घूम गया और थप्पड़ की आवाज ने कुर्बो जवार के लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया और बेशुमार लोग हमायती बनकर नगमा की रज़ाकाराना खिदमत करने को आमादा हो गए। और सफारी सूट वाला घबरा गया और फिर अचानक उसने मजमा में ना जाने क्या देखा कि नहीं 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 करता हुआ दीवानों की तरह भागने लगा। और कई मन चले नगमा को खुश करने की खातर नहीं जाने ना पाए कि नारे बुलंद करके सफारी सूट वाले के ताक़ब में दौड़े थे, लेकिन उनमें से किसी के एक की भी हसरत पूरी ना हो सकी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सफारी सूट वाले का जिस्म चीथड़ों की तरह दूर दूर तक बिखर गया और लोगों में भगदड़ मच गई। मैं भागते हुए अफराद की भीड़ चीरता हुआ वापस उसी मकाम पर आ गया जहां नगमा ने सफारी सूट वाले को थप्पड़ मारा था, लेकिन ना तो मुझे नगमा नजर आई और ना वो नौजवान जिसे नगमा ने सलमान कैसर के नाम से याद किया था।
और मैंने बस एक लम्हे में कुछ सोचा और फिर भागते हुए लोगों के साथ शामिल हो गया। एक अच्छी खासी तफरीह इस वक्त क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। दूसरी सुबह मैं नाश्ते की मेज पर बैठा बड़ी तवज्जो से अखबारात की एक एक सुर्खी को देख रहा था। किसी तफरीह में जहां हजारों आदमियों का हजूम हो, एक जानवर की मौत भी अखबार की सुर्खी बन जाती है, लेकिन एक इंसान के जिस्म की धज्जियां उड़ जाने की कोई खबर नहीं थी। मुझे हैरत थी कि अखबारात में वो खबर शाया क्यों कर नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे उसकी वजह भी आज खुद मालूम हो गई। और बड़े लोगों की इज्जत की बात हो तो अखबारात भी चुप साध लेते हैं, वरना कुत्तों के कांटे की खबरें भी आए दिन छोटे छोटे बाक्स और मसलात के कॉलम में नुमाया तौर पर छपती रहती हैं। और बाजार से जिंदगी बचाने की किसी अहम दवा की अदम दस्तयाबी की सूरत पेश आ जाए तो महम की खबरें और तस्वीरें धड़ाधड़ शाया होती रहती हैं। क्या कोई खास खबर तलाश कर रहे हैं? मैं तो समझ रही थी कि चाय दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। आरफा ने मुस्कुरा कर नदीम का साथ दिया तो नसीम बोल उठी, और मैं भी इसी मेज पर मौजूद हूँ। शहबाज भाई की चाय गर्म कर देती। तुम तो खैर मौजूद हो, लेकिन जरा अपने चहीते भाई से पूछो कि वो कहाँ गायब है। और नदीम ने आरफा की तरफदारी की। अक्सर ब्लैक मेलर किस्म के लोग इसी किस्म की गलतफहमी और अफवाहें फैलाकर रुपये बटोरने के आदी होते हैं। और मैंने नदीम को किन अखियों से देखते हुए नसीम से कहा, अगर दाल ना गिने तो फिर कंबा नोचना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी कुंद ज़हन तालिब इल्म की ग्रामर्स कमजोर हो तो फिर मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क भी नहीं समझ पाता। और नदीम ने शोखी से कहा, खेसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाले मुहावरे की बिल्ली खुदा यानी मुज़क्कर थी या मुअन्नस। और नदीम ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि नसीम भी मुस्कुराए बगैर न रह सकी। नाश्ते से फारग होकर मैंने लिबास तब्दील करके ऑफिस चला गया, और मेरे ज़हन में अभी तक सफारी सूट वाले की होलनाक मौत और नगमा नामान की शख्सियत चकरा रही थी। और कुछ सोचकर मैंने फ़ोन डायरेक्टरी से नगमा के नंबर तलाश किए और फिर उसे रिंग करने लगा। डायरेक्टरी में सेठ नामान और नगमा के अलग-अलग नंबर दर्ज थे, और भी एक की बजाय दो और तीन। कुछ देर तक घंटी बजती रही और फिर दूसरी जानब से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, नगमा नामान बोल रही हूँ। खाकसार का कोई नाम नहीं है। उर्फ आम में मुझे शाम शाया होने वाले एक कसीर अशात रोजनामे का क्राइम रिपोर्ट कहते हैं। मैंने तुर्श लहजे में कहा, फोन करने का मकसद और अखबार का नाम बताओ। दूसरी जानब से झल्ला कर सवाल किया गया, मकसद आप समझ चुकी हैं, रहा अखबार का नाम तो वह उसके लिए बताने से कासर हूँ कि आप मदीर आला को चुप रहने की कीमत अदा कर चुकी हैं। लेकिन इत्तलान अर्ज है कि किसी भी मारूफ अखबार में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह अहम तरीन होती है, और हम जैसे शरीफों से तो पुलिस के बड़े बड़े तुरंबाज भी पनाह मांगते हैं। और वो मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर लेना अच्छा नहीं होता। कितनी कीमत चाहते हो अपनी ज़ुबान बंद रखने की? सुलेमान कैसर से आपके तल्लुकात की नोयत दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैंने बदली हुई आवाज़ में कदरे बाजारी अंदाज में पूछा। शट अप, वो चीख कर बोली। गुस्ताखी माफ मोहतरमा, इस वक्त अव्वल तो मैं फ़ोन पर आपसे हम कलाम हूँ, इसलिए आप मुझे सफारी सूट वाले की तरह थप्पड़ नहीं मार सकेंगी। दूसरा ये कि हसीन और तरोताज़ा गुलाब की कलियों को तोड़ते वक्त मुझे उनके कांटों का भी ख्याल रहता है जो उसे घेरे रहते हैं। इस बार मैंने किसी पैदाशी आशिक की तरह ठंडी सांस लेकर कहा, और मुझसे गुफ्तगू करते वक्त आपको मेरी ना सही लेकिन मेरे कलम की ताकत का अंदाज़ा ज़रूर रखना होगा। मुख्तसर बात करो, उसने तलमलाकर जवाब दिया। कितनी रकम दरकार है तुम्हें? सुलेमान कैसर से आपकी इतनी बड़ी हुई हमदर्दी की वजह पूछ सकता हूँ? मैं संजीदा हो गया। वो एक खूबसूरत नौजवान होने के अलावा एक शायर भी है, रुमान परवर और हसीन गज़लें और गीत लिखने वाला शायर। बिल्कुल शैले और गैस की तरह उसके एक एक शेर दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। वो झल्लाए हुए अंदाज में बोली, और तुम क्या मालूम करना चाहते हो? ताज्जुब हो रहा है, मैंने कहा। जो लड़की बजाते खुद एक मजहूर कुन आवाज़ नज़म हो, उससे भला किसी की शायरी से क्या तलब? और फिर आप तो पॉप म्यूज़िक की दिलदादा हैं। मशरक और मगरब का जोड़ बाग हलक से नहीं उतरती। 50,000 के एवज भौंकना बंद कर सकते हो या नहीं? वो गुस्से से बोली। ठीक है, मैं अपनी जुबान और कलम दोनों को लगाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 50 के 1000 के एवज नहीं। 1 लाख, उसने रौनक से कहा। जी नहीं, सिर्फ एक मुलाकात।
होश में नहीं हो शायद। वो बफर गई। जानते हो किससे बात कर रहे हो? मिस नगमा सेठ नमान से। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए जवाब दिया। लेकिन मुलाकात से मेरा मतलब वो नहीं जो मगरबी तहजीब की लुगत में पाया जाता है। मुझे मालूम है कि इस मामले में सिर्फ आपकी जाती पसंद को दौलत से ज्यादा इख्तियार तो मैं शायद अपनी जिंदगी अजीज नहीं। वो चीख उठी और मेरा कहा हुआ सच उसकी हल्क में फंस कर रह गया था। कल शाम ठीक 5 बजे मैं नौ तामीर शुदा मगरबी साहल के किनारे कैफे 1+ में आपसे मिल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुलाकात दोस्ताना माहौल में हो, इसलिए आपको किसी हमाकत का सबूत ना दीजिएगा। और मैंने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ लाइन काट दी और दूसरे ही मिनट में अंकवारी से नंबर मालूम करके अकबर दुरानी से राब्ता कायम कर रहा था। और मैं उससे एक रोज पहले ही सैफी चैम्बर की दूसरी मंजिल पर वाक़या चार्टर अकाउंट के दफ्तर में मिल चुका था। उसका किरदार भी मुझे कुछ मशकूक था लग रहा था। हेलो, दूसरी जानब से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। अकबर दुर्रानी बोल रहा हूँ और मैं आपसे एक जरूरी बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसका लहजा बेहद महज़ब था और मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई और बोल रहा हो। प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, मैंने उसकी शर्त याद करते हुए कहा। मैं आपसे चॉकलेट कलर वाले सफारी सूट की शख्सियत के बारे में कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। सफारी सूट, चॉकलेट कलर, और दूसरी जन्म से हैरत का इजहार किया गया। मेरे अजीज, ये किसी टेलर मास्टर की दुकान नहीं, चार्टर्ड अकाउंट का दफ्तर है। क्या आप अकबर दुरानी बोल रहे हैं? मैंने तेजी से दरियाफ्त किया। बोल रहा हूं, लेकिन याद कीजिए मैं कल ही आपसे मिला था, बल्कि आपने खुद ही मुझे शर्फ मुलाकात बख्शी थी। और माधुलाल के कत्ल, आप ख्वाह कोई भी हो, मगर प्लीज मेरा वक्त मत बर्बाद कीजिए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मैं किसी माधुलाल से वाकिफ नहीं हूं। वो बड़ी रुखाई से बोला। इसी दर्द सरी से बचने के लिए मैंने कल अपना आफस बंद रखा था और आप फरमा रहे हैं कि कल ही मैंने जनाब से मुलाकात की थी। ला हौला वला कुव्वता। 1 मिनट, कि आपके दफ्तर की चाबी किसी और के पास भी है, किसी ऐसे नौजवान के पास जो बॉडी बिल्डर भी हो। एक मशवरा दूं आपको? दूसरी जानब से बोलने वाले ने इंतहाई तलख अंदाज में जवाब दिया। आप किसी हेल्थ क्लब या जूडो कराटे क्लब से रजू करें और प्लीज मेरा वक्त बर्बाद ना करें तो बड़ी नवाजिश होगी जनाब की। दूसरी जन्म से राब्ता खत्म किया गया तो मेरे ज़हन में फिर आंधियों के तेज झक्कड़ चलने लगे। फोन पर गुफ्तगू करने वाले ने अपना नाम अकबर दुरानी ही बताया था, लेकिन उसका कहना था कि कल उसका दफ्तर बंद था, जबकि मैं उसी के दफ्तर में अकबर दुरानी नामी नौजवान बॉडी बिल्डर से मिल चुका था। अगर वो अकबर दुरानी की बजाय कोई और था तो फिर अकबर दुरानी के कमरे में क्या कर रहा था? दफ्तर कैसे खोला गया था? और मुझे खास तौर पर सफारी सूट वाले का हवाला क्यों दिया गया? क्या फिर तागूती कुव्वतें मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थीं? अभी मैं कोई आखिरी नतीजा नहीं अखज़ कर सका था कि डायरेक्ट लैंड वाले फोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया। शहबाज 10 लैंड, मैंने संजीदगी से माउथ पीस में कहा। तुम अगर डर कर भाग ना खड़े होते तो शायद वो सिक्का तुम्हारे ही हाथ लगता जिस पर JN और चीते का ट्रेडमार्क मौजूद था। कौन बोल रहे हो? मैंने सपाट और सख्त लहजे में सवाल किया। तुम्हारी खातर मेरा एक आदमी काम आ चुका है, लेकिन मैं तुम्हें बावर कराना चाहता था कि इंसानी जिंदगी की मेरी निगाहों में कोई अहमियत नहीं। दूसरी जन्म से बोलने वाले का लहजा सफाक हो गया। अगर जीवन प्यारा है तो बोशन के चरण छोड़कर उसके दया की भीख मांग लो, वरना किसी ताउन ज़दा चूहे की तरह मारे जाओगे। जगत नारायण, मैंने पांसा फेंका। नहीं, मैं उसका एक खादम बोल रहा हूं। तुम्हें इसलिए फोन किया था कि सफारी सूट वाले के भयानक अंजाम को मत भूलना। हम तुम्हें जब चाहें, जिस तरह चाहें और जहां चाहें किसी कीड़े की तरह कदमों तले कुचल सकते हैं। इस रियायत की भी क्या जरूरत थी? मैंने उसका तमस्कर उड़ाने की कोशिश की। हमारी तंजीम का असूल दूसरा है, उसने जहरीले अंदाज में जवाब दिया। हम अंधेरे में पुष्ट से खंजर घोंपने के आदी नहीं हैं, हमेशा बहादुरों की तरह ललकार कर मारने के आदी हैं। किसी के दफ्तर का ताला खोलने वालों को तुम क्या कहोगे? मर्द, मैंने हों चबाते हुए करख्त लहजे में जवाब दिया। मर्द ना होते तो किसी और के दफ्तर में बैठकर तुम्हें अपना अंजाम दिखाने की कोशिश ना कभी करते, उसने ढटाई से कहा। क्या सफारी सूट वाले को अपने अंजाम की खबर थी? ये हमारा अपना सीट अप है और तुम परेशान मत हो। सिर्फ इतना ख्याल रखो कि तुम बोशन के सिलसिले में अपनी चूंच बंद ही रखो और उसके बाहर आने के बाद तुम्हें इस तरह की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। और ये JN का हुक्म है और बास अपने हुक्म बदलने के खिलाफ है। JN की असलियत से भी वाकिफ हो।
हम फजूल बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। JN के दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी बड़ी रकम नहीं देता है और आपकी हिफाजत का ख्याल रखता है और अपने आदमी को खुद ही मरवा भी देता है। मैंने संजीदगी से कहा, तुम माधुलाल के कत्ल के बारे में क्यों भूल रहे हो? ये सिलसिला खत्म नहीं होता, गर्दिश का पहिया चलता रहता है और किसी दिन तुम्हारा वजूद भी इसी चक्कर के पटे में दो टुकड़ों में मुनक़सम हो सकता है। और नंद किशोर की मिसाल ले लो। निर्मल खत्म करने के लिए माधुलाल की खिदमत हासिल की गई और फिर अपने नंद किशोर के हाथों धोखे से खत्म करा दिया गया और अब नंद कुमार भी काम आ गया। कभी गौर किया तुमने इन बातों पर? हो सकता है कि तुम्हारी बारी भी जल्द ही आ जाए। हमारी फिक्र छोड़ो, अपना ख्याल रखना। JN किसी हुक्म अदूली को माफ करने का आदी नहीं। शायद इसीलिए चूहे के बिल में छुपा बैठा तुम जैसे अहमकों पर हुक्म चलाता रहता है और फिर तुम लोग जानवरों की तरह ज़िबा कर दिए जाते हो। क्या तुम्हारा यही पैगाम JN तक पहुंचा दिया जाए? एज यू विश एंड गुड बाई। मैंने बाजार बेपरवाही से जवाब देकर फोन बंद कर दिया, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा था कि जगत नारायण एक गुप्त अंधेरे का नाम है और गुप्त अंधेरों से दो दो हाथ करना इंसान की बस की बात नहीं थी और मैं बड़ी संजीदगी से हालात की उलझी हुई डोर सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि कालका की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। अब किस विचार में गुम हो शहबाज खान? और मैंने तेजी से पलट कर देखा। कालका मेरे करीब ही खड़ी मुझे बड़ी तीखी नजरों से घूर रही थी। तुम? मैंने सपाट लहजे में पूछा। अब क्या लेने आई हो? क्यों, क्या तुम अब इतनी जिद्दी कालका के सारे एहसानात को भुला दोगे? कालका का लहजा जहर आलूद हो गया। इतने बेमरवत तुम पहले तो कभी नहीं थे। तुमने भी इस तरह मुझसे कभी निगाहें नहीं फेरी थी। बोशन के बारे में मेरा कहा मान लो, कालका की निगाहों के जाविये तुम्हारे हक में फिर बदल जाएंगे। नहीं, मैं बोशन की तरफ दोस्ती का हाथ किसी कीमत पर बढ़ाने को तैयार नहीं। मैंने फैसला कुन आवाज में जवाब दिया। जगत नारायण से मुकाबला कर सकोगे? वो तमस्कर उड़ाते हुए बोली। सोच लो, क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? नगमा का सिर्फ नाम ही सुना है या ये भी जानते हो कि वो किस कदर खुद ज़र और खतरनाक नागन है? क्या मतलब? मैं उसे बता सकती हूँ कि क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से उसे तुमने फोन किया था और फिर क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? मेरे भोलेनाथ, उसकी मुस्कुराहट में तज़हीक का पहलू नुमाया था। और वक्त से फायदा उठा रही हो कालका रानी? मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वरना मुझे वो वक्त भी याद है जब तुम मेरे करीब आने से भी खौफज़दा रहती थी। कुछ याद है या सब कुछ भूल गई? कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। क्या तुम चांद को निकलने या सूरज को डूबने से रोक सकते हो? वो जहर खान से बोली। मुझे ये भी याद है कि सिर्फ एक शंकर ने रूपनगर में तुम्हारा जीना दूभर कर दिया था। जमुना को याद करो, उसने तुम्हारी सारी अफसरी शंकर के एक इशारे पर मट्टी में मिला दी थी। हाँ, मुझे यह भी याद है कि मैंने तुम्हें एक पहाड़ की गंदगी से निकाला था। वरना शहबाज खान, कालका का लहजा बड़ा ही खतरनाक और सफाक हो गया। आग से खेलने की कोशिश मत करो, वरना जल भुन कर राख हो जाओगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। ये बात तुम्हें उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब तुम मुसीबत में मुझे आवाज दिया करते थे? अभी वक्त नहीं गुजरा। वक्त की बात मत करो। वो गुस्से से कांप उठी। वक्त कल भी कालका की मुट्ठी में था और आज भी कालका के इशारे का गुलाम है। फिर देर किस बात की? मैंने हुस्ना के एक जुमले को याद करते हुए कहा। अब तो मेरे सर से वो साया भी हट गया जिसकी वजह से तुम मेरे करीब आने से डरती थी और मेरे दिल का हाल नहीं जान सकती थी। अब भी एक शक्ति ऐसी है जो तुम्हारी सहायता कर रही है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक तुम्हें कालका से नहीं बचा सकेगी। वक्त की कदर करो शहबाज खान, मुझसे दोस्ती कर लो। कालका अब भी तुम्हें क्षमा कर देगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए बोशन को भूलना होगा। वो सपाट लहजे में मुझे घूरते हुए बोली। मैं वचन देती हूँ कि समय गुजरने के बाद बोशन को भी मोहिनी की तरह तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुम अगर देवी देवताओं की वजह से आज बोशन की मदद करने पर मजबूर हो तो वो कल भी तुम्हें मजबूर कर सकते हैं। मैंने इस बार कदरी नरमी से जवाब दिया। लेडी मक्कलाना से मुझे यही मशवरा दिया था कि मसलतन कालका से बिगाड़ ना करूं, वरना हालात मेरे हक में और खराब हो सकते हैं। चुनाचे मैंने बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू को एक मोड़ देते हुए कहा, क्या जरूरी है कि तुम कल मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाओगी? ये बात तुमने मोहिनी के सिलसिले में नहीं सोची थी और फिर अब वो क्यों गौर कर रहे हो?
اس لیے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں۔ میں نے اسی کا جملہ لوٹاتے ہوئے کہا، کیا تم چاند کے طلوع اور سورج کے غروب ہونے کو روک سکتی ہو؟ تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، اب اچھا بولنے لگے ہو۔ سب تمہاری کرپا ہے، ورنہ بھلا میں کس قابل ہوں؟ تم کس قابل ہو یہ بات جاننے کے لیے تم نے کبھی کالکا کے من میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی اور پھر قریب آ کر اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے پگھلانے لگی اور اس کا قرب قیامت خیز تھا۔ وہ قہر کی دیوی سے اچانک ایک حسین دوست کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ اس کے انداز میں خود سپردگی تھی اور میں نے اس کی باہوں کو اپنے گردن سے نکالنے کی کوشش کی تو بڑی حسرت سے بولی، کیا میں اتنی ہی بری ہوں کہ تم اب میرا قرب بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس کے لہجے میں حسرتیں اور آرزویں تڑپ رہی تھی۔ اور میں پتھر نہیں ہوں کالکا رانی، انسان ہوں۔ اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ دھوپ اور چھاؤں کا کھیل ایک دن مجھے پاگل کر دے گا، اور جب میں تمہارے لیے دیوانی ہو گئی ہوں تو تم ہوش میں رہنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ بہکنے لگی، کسی چکنی کائی کی طرح میرے راستے میں حائل ہو گئی تھی اور میں نے سنبھلنا لیکن سنبھل نہ سکا اور میرے قدم رپٹ گئے۔ وہ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا اور مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا، اور میں نے جتنا ابھرنے کی کوشش کی اتنا ہی ڈوبتا چلا گیا۔ اور پھر جوار بھاٹے کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں اپنی کرنی پر بیٹھا ہوا اور کالکا وہ تھکے تھکے انداز میں میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور میں ان لمحوں کو الفاظ کا پیرہن دینے سے قاصر ہوں۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا وہ ایک خوبصورت بھی دھواں بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ کالکا کے گداد ہونٹوں کی آسودگی میرے خیالوں پر نرم اور بھیگے بالوں کے تودوں کی طرح چھاتی جا رہی تھی۔ کس وچار میں گم ہو میرے پران ناتھ، کالکا کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا تھا؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیوں، کیا تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے؟ اس نے مخبور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر بہکے ہوئے انداز میں بولی، آج تم نے جیون میں پہلی بار بڑے پیار سے کالکا کے شریر کو چھوا ہے اور کالکا کی برسوں کی پیاس بجھی ہے۔ ان بیتے لمحوں کو یاد رکھنا، اور بھول گئے تو تمہاری کالکا رانی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ڈورے کچھ اور کہانی کہہ رہے تھے، لیکن میں ابھی تک گزرے لمحوں کو محض خواب سمجھ رہا تھا، اور جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ سحر بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، بوشن کے بارے میں اب تم نے کیا سوچا ہے؟ دھرتی کی کوئی طاقت اسے پھاندی کے پھندے تک نہیں لے جا سکتی۔ کالکا کی خباستیں یک لخت جاگ اٹھیں، اور میں نے دیوتاؤں کا وچن دیا ہے اور میں اپنے دیے ہوئے وچن سے نہیں پھر سکتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ بوشن کے ٹولے میں اب جینا نارائن بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے رام کرنے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن جب تک کالکا نہ چاہے، جگت نارائن کے اگلے پچھلے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ نرمل کی موت کو کیوں بھول رہی ہو؟ وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قاتلوں کی ضد میں آ گئی اور پانڈے نے خودکشی کر لی۔ دشمنوں نے اس کا گھر اور کاروبار سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس میں تمہارے متر کا دوش ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ اس نے بوشن سے ٹکرانے کا سپنا دیکھا تھا اور پانڈے کی سہایتا کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پانڈے اور نرمل بچ بھی سکتے تھے۔ جگت نارائن کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے اسے خریدا، وہی جو تم نے سنا ہے، پرنتو ایک بات کا دھیان رہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم اگر سارا جیون بھی بلیدان کر دو تو بھی کبیر داس کو جگت نارائن ثابت نہیں کر سکو گے۔ کیول اتنا یاد رکھو کہ صرف کالکا ہی تمہیں اس کی عطاب سے بچا سکتی ہے۔ مادھو لال کو کس جرم میں مارا گیا؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ وہ تو نرمل کو مارنے میں ناکام نہیں ہوا تھا، پھر جگت نارائن نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے راستے سے ہٹا دیا ہوگا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، کیا جھیل پارک میں سفاری سوٹ والے کی ہولناک موت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی؟ ہو سکتا ہے۔ اس بار کالکا نے خلا میں گھونٹتے ہوئے جواب دیا، اور اس کا نام نند کشور تھا۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ کالکا نے چونک کر مجھے گھورا اور میں فوری طور پر اپنی جگہ محتاط ہو گیا، اور میرا خیال تھا کہ کالکا کی ناپاک قوتوں کو اکبر درانی کا علم ہوگا۔ اس نے مجھے نند کشور کا نام بتایا تھا، لیکن کالکا کے چونکنے کا انداز چگلی کھا رہا تھا کہ اسے میری اور اکبر درانی کی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو پھر اکبر درانی کی اصلیت کیا تھی، اور وہ کون تھا جو اکبر درانی کی حیثیت سے مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹ کے دفتر میں ملا؟ اور میں کچھ دیر تک کالکا کو سپاٹ نظروں سے گھورتا رہا، اور پھر میں نے اسے آزمانے کی خاطر سوال کیا، کیوں؟
क्या सफारी सूट वाले का नाम नंद किशोर नहीं था? यही नाम था, लेकिन तुम्हें किसने बताया? वो बदस्तूर मेरी निगाहों में झांकते हुए बोली, और मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, अपनी सोचों का स्विच ऑफ कर दिया ताकि वो मेरे दिल का हाल ना जान सके, और बात का रुख बदल कर पूछा, तुमने नगमा को खुद सर और नागन क्यों कहा था? मैंने गलत नहीं कहा था। वो ऊपर से जितनी हसीन नजर आती है, अंदर से उतनी ही जहरीली है। वो मुझे घूरते हुए बोली, उसके करीब जाने की कोशिश भी ना करना, वरना नुकसान उठाओगे। क्या तुम नगमा के सिलसिले में भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? तुम चाहो तो उसके रंगो रूप से खेल सकते हो, अपने मन की प्यास बुझा सकते हो, लेकिन अपने असली रूप में। कालका का लहजा मैंने खेद हो गया। मैं तुम्हारे कारण उसको राम कर लूंगी और वो तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करने पर मजबूर होगी, लेकिन तुम उससे सफारी सूट वाले के बारे में कुछ नहीं मालूम करोगे। क्या वो इतना ही अहम आदमी था? गलत समझे, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जगत नारायण के लिए कोई आदमी अहम नहीं होता। अगर उसका सक्का भाई भी उसके रास्ते में आ जाए तो वह उसे भी मौत की नींद सुलाने से हचकिचाएगा नहीं। फिर तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम उसका खोज लगाने की कोशिश करो। वो दोबारा संजीदा हो गई। नगमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो इस क्राइम रिपोर्टर को अपने जाल में फांसने की कोशिश नहीं करेगी जिसने उसे साहल के किनारे मुलाकात की दावत दी है? उसी कारण मैंने कहा है कि तुम उससे अपने असली रूप में मिलो। कालका ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि उसके बारे में, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने तय कर लिया है कि तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, और मेरा इशारा क्राइम रिपोर्टर की तरफ है जिसके लिए उसने बड़े खतरनाक जाल बुना है। सलेमान कैसर कौन है? एक नौजवान कवि। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली, नगमा उसके प्रेम में दीवानी हो रही है, और जानते हो क्यों? अचानक उसका लहजा फिर खमार आलूद हो गया। उसने कई बार अपने सुंदर शरीर को उसके सामने खुली किताब की तरह पेश किया, लेकिन कवि देव महाराज ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और नगमा अपनी हार को एक चैलेंज समझ रही है, और वह हर कीमत पर उस दीवाने को हासिल करने के सपने देख रही है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगी। वजह पूछ सकता हूं? मैंने राजदारी का अंदाज इख्तियार किया। बस ये समझ लो कि नीले आकाश वाले भगवान को उनका मलाप मंजूर नहीं, परंतु मैं उस हसीन नागन का सारा जहर निकाल कर उसे तुम्हारे चरणों की दासी बना सकती हूँ। बड़े मालदार बाप की बेटी है और सारा जीवन ऐश कर सकते हो। क्या ख्याल है? मैं समझ रहा हूं, मैं मुस्कुरा दिया। शायद तुम मारूफ की तरह नगमा के शरीर में भी उस वक्त तक कब्जा जमा लोगी जब मैं उसके करीब जाऊंगा। हाँ, कालका की आंखों के मैखाने में मस्ती के सागर टकराने लगे, और मैं तुम्हें हर रंग हर रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। एक बात पूछूं, क्या अब भी तुम्हें इजाजत की जरूरत महसूस कर रहे हो? तुम उस शोले का राज क्या है जिसके लपकते ही तुम गायब हो जाती हो? कहीं वो तुम्हारे ही कोई नया रूप तो नहीं? हम नगमा से जब चाहो शहबाज खान के रूप में भी मिल सकते हो। वह टूटे हुए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरेगी। और कालका ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय उड़ते हुए कहा, तुम्हें एक बार फिर खबरदार कर रही हूं कि किसी और हसीयत से कभी उसके करीब जाने की हमाकत ना करना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या तुम मुझे उस शोले के राज से आगाह नहीं करोगी? मैं जा रही हूँ शहबाज खान, परंतु एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम कभी कालका रानी को कमजोर समझने की भूल ना करना। और वो मेरी निगाहों से उज्जवल हो गई तो मुझे यकीन आ गया कि शोलों के लपकने का कालका की जात से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो कौन सी ऐसी कुव्वत थी जो कालका की राय में हायल हो रही थी? और मेरा जहन दोबारा उलझने लगा। लेकिन उसी वक्त फोन की घंटी बजी और मैंने न जाने क्यों धड़कते हुए दिल से फोन उठा लिया, और मेरे वजूद के अंदर एक नामालूम सी अथल पथल हो रही थी। शहबाज स्पीकिंग, मैंने खुद को संभालते हुए आहिस्ता से कहा। नदीम बोल रहा हूँ। दूसरी जन्म से नदीम की आवाज उभरी। दफ्तर में कोई खास काम तो नहीं? मैं समझा नहीं। नदीम के लहजे में लड़खड़ाहट महसूस करके मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आ जाओ, नदीम ने उसी लहजे में जवाब दिया, और मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। नदीम, मैं चीख उठा, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, नदीम ने कहा, आंटी तुम्हें बार बार याद कर रही हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। अम्मी का ख्याल रखना नदीम, मैंने उठते हुए बोला, और मैं आ रहा हूं। दूसरे जन्म से नदीम ने शायद मुझे कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। आंधी और तूफान की तरह लपकता हुआ नीचे आया, और दानिश मुझे स्टीयरिंग के पास बैठा मिला, और मैंने लपक कर पिछला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा, घर चलो जल्दी। खैरियत तो है? दानिश ने गाड़ी स्टार्ट करके
तेजी से रिवर्स किया और फिर उसी बरक रफ्तारी से खुली सड़क पर आते हुए बोला, आज मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई खास बात? नदीम का फोन आया था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और जवाब देते वक्त ना जाने क्यों मेरी आवाज भर्रा गई। घर पर पहुंचकर मैं तकरीबन भागता हुआ अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ। नसीम, आरफा और नदीम और डॉक्टर के अलावा घर की मुलाजमा सभी उसी कमरे में मौजूद थे और डॉक्टर अम्मी को कोई इंजेक्शन लगा रहा था। नदीम ने मेरी वहशत का अंदाजा लगाया तो मेरे करीब आ गया। परेशान मत हो, वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला, सब कुछ ठीक है। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आंखें फाड़े अम्मी को देखता रहा जो बेसुध अपने बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर बाहर निकला। मैं और नदीम भी उसके साथ थे। डॉक्टर, मैंने दीवानगी के आलम में पूछा, अम्मी की हालत कैसी है? कोई खतरे की बात तो नहीं? खुदा से दुआ करें, वो बड़ा मुसब्बल असबाब है। डॉक्टर ने मेरे शाने पर हाथ रखकर पेशा वाराना अंदाज में कहा। और मैंने नींद का इंजेक्शन और पिलन कलर मिलाकर दे दिया है और कुछ देर सोकर उठेंगी तो तबीयत कदरे बहाल हो जाएगी। उन्हें क्या मर्द है? मैं मुजस्सम सवाल बन गया। सबसे बड़ा मर्द बुढ़ापा होता है शहबाज साहब, हिम्मत से काम ले। नदीम डॉक्टर को छोड़ने बाहर चला गया तो मैं दोबारा अम्मी के कमरे में आ गया। नसीम और आरफा अम्मी के करीब बैठी आहिस्ता आहिस्ता उनका सर सहला रही थी और मैंने आरफा की तरफ देखा। उसकी आंखें नमनाक थीं। अम्मी हजूर। मैंने बिस्तर पर अम्मी के करीब बैठकर उन्हें धीरे से आवाज दी तो अम्मी ने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर शदीद नकाहत नजर आ रही थी और मैं उनकी आंखों से छलकती हुई हसरत और मायूसी देखकर लर्ज उठा और मेरा दिल और शिद्दत से धड़कने लगा। तुम आ गए शहबाज, वो नकाहत भरी आवाज में बोली। मैं बहुत देर से तुम्हारी राह देख रही थी और कल से मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा अम्मी। मैंने उनका कमजोर हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराने की कोशिश की। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं हर वक्त आप ही के पास रहूंगा और दफ्तर वहां मैं नदीम को भेज दिया करूंगा। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। बड़ा अच्छा बच्चा है वो, खुदा उसे और नसीम को हमेशा सलामत रखे। और मुझे कोई दुआ नहीं देंगी? आरफा ने शिकवा किया। तुम मेरे शहबाज का ख्याल रखना। अम्मी ने निगाहों का रुख बदल कर आरफा को देखते हुए कहा, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप कुछ देर आराम कर लें। मैंने अम्मी के हाथ को आहिस्ता से दबाते हुए कहा। डॉक्टर कह रहा था कि आपको आराम की शदीद जरूरत है। सोकर उठेंगी तो आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक वीरान नजरों से छत की तरफ देखती रही और फिर बर्राई हुई आवाज में बोली, कल रात मैंने तुम्हारे बाप को ख्वाब में देखा था। ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। मैंने अपने दिल से उमड़ते हुए आंसुओं को पीने की कोशिश की। खुदा ने चाहा तो आप दोबारा सेहतयाब हो जाएंगी। तुम्हारा बाप बहुत उदास और तन्हा नजर आ रहे थे। अम्मी की निगाहों के गोशे भीगने लगे। अम्मी, मैं दबी हुई आवाज में चीख उठा। वो मुझे बुला रहे हैं। नहीं, मैं तड़प उठा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, कभी नहीं, मुझसे वादा करें। नदीम कमरे में वापस आया तो हमारी हालत थी से उसने अंदाजा लगा लिया कि हमारे दिलों की कैफियत क्या थी। बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अम्मी ने मुझे ममता भरी निगाहों से देखा। क़यामत तक भला कौन जिंदा रहेगा? आंटी, नदीम ने तेजी से करीब आते हुए मुस्कुराकर कहा, ये तो सदा का तिफले मकतब ही रहा है। आप हम जैसे बुजुर्गों से बात करें। अम्मी ने नदीम की बात सुनी तो एक फीके से तबस्सुम ने उनके मुरझाए हुए होंठों पर उभरने की कोशिश की और नदीम को बड़ी अपनाइयत से देखते हुए कहा, नदीम बेटे, तुम भी मेरे शहबाज का ख्याल रखना। इस बार अम्मी के लबो लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि नदीम भी तड़प उठा। आरफा और नसीम ने अपनी छलकती हुई आंखों को दुपट्टे से खुश्क करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी और मैंने चिराग नीम शब की लो को अम्मी की आंखों से कपकपाते महसूस किया तो चीख उठा। अम्मी, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। मेरी आवाज भर्राने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कलेजा फट जाए। हिम्मत से काम लो शहबाज, माँ ने आखिरी संभाला लेते हुए कहा। आरफा और नसीम दोनों का ख्याल रखना। अम्मी प्लीज। मैं माँ के सीने की कुशादगी में सर छुपाकर बिलखने लगा। अभी मुझे आपकी जरूरत है और आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपके दुआओं की। मैं तन्हा रह गया तो भटक जाऊंगा। माँ के शफकत भरे हाथ मेरे उलझे हुए बालों में हरकत कर रहे थे और फिर उनकी हरकत मादूम हुई तो कमरे में कसर अफराद धाड़े मार मार कर रोने लगे और मुझे जैसे सकता हो गया। माँ के दिल की धड़कन मेरा साथ छोड़ चुकी थी और मैंने सर उठाकर देखा। माँ की पथराई हुई नजरें मेरे चेहरे पर जमकर हमेशा के लिए साकत हो गई थीं। नदीम ने आगे बढ़कर मुझे थाम ना लिया होता तो शायद मैं अपना सर दीवार से मार मार कर पाश कर लेता। नदीम और आरफा के अलावा
घर के सारे मुलाजिम भी रो रहे थे और नदीम ने हाथ बढ़ाकर माँ की आंखें बंद की और फिर मुझे बाहर ले आया। एक माँ का साया सर से उठ जाने के बाद जैसे जिंदगी की तमाम खुशियां मुझसे रूठ गई थी। सिर्फ आंसुओं का सैलाब और हिचकियों का ज़ेरो बम मेरे साथ दे रहे थे। तज्जियो तकफीन से फारिग होने के बाद कब्रिस्तान में मौजूद तमाम अपने और परायों ने फातेह के लिए हाथ उठा लिए और मैंने भी दिल ही दिल में माँ की मफ़रत के लिए दुआएं मांग रहा था। और फिर अचानक मैंने हजूम में अकबर दुर्रानी को खड़े देखा और वो भी हाथ उठाए मेरे साथ खड़ा था। लेकिन क्यों? उसका हमारे गम से क्या ताल्लुक था? मेरी कंपटियां चीखने लगीं। अकबर दुर्रानी को फातेह पढ़ते देखकर मैं एक लम्हे को जैसे सब कुछ भूल गया। निर्मल और माधुलाल की मौत के सिलसिले में उसने सैफी चैम्बर में मुझे खुद अपने ऑफिस में बुलाकर नंद किशोर के बारे में बताया था और फिर नंद किशोर भी पार्क में झील के किनारे एक होलनाक हदमाके के साथ उड़ गया था। और बाद में मैंने अकबर दुरानी से उसके दफ्तर के नंबरों पर बात की तो उसने सिरे से ये मानने से इनकार कर दिया था कि मेरी और उसकी मुलाकात भी कभी हुई थी। उसके बयान के मुताबिक जिस रोज माधुलाल का कत्ल हुआ उसके बाद उसने पुलिस और दीगर इदारों की तफ्तीशी मुहिम से तंग आकर अपना दफ्तर बंद कर दिया था और मैंने हजूम में ठहरे अकबर दुरानी को गौर से देखा। वो 100% वही था जिससे चार्टर्ड अकाउंट के दफ्तर में मुलाकात हुई थी। और उसका मेरी माँ की मौत में शिरकत करना क्या मायने रखता था? और वो कौन था? किस लिए मेरे ज़हन को उलझाने की कोशिश कर रहा था? और मेरे ज़हन में आंधियां चलने लगी और मुझे काल का याद आ गई। नदीम ने जिस वक्त मुझे माँ की बीमारी और तबीयत खराब होने की इतला दी थी उस वक्त काल का मेरे दफ्तर में ही थी और उसने कहा भी था कि अगर मैंने प्रोफेसर इब्रार के मखसूस फार्मूले को चोरी करने के बारे में मदद ना की तो वो इस बात से आगाह कर देगी कि जिस शख्स ने उसे क्राइम रिपोर्टर बनकर फोन किया था और दूसरे दिन मगरबी साहल के कैफे 1+ में शाम 5 बजे मिलने को कहा था वो मेरे सिवा कोई और नहीं था। और एक मौका पर उसने मुझे बाप की इबरतनाक मौत का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि क्या मुझे अपनी माँ की जिंदगी अजीज नहीं। और इस वक्त मैं माँ की ताज़ा कब्र पर खड़ा फातहा पढ़ रहा था और जब अकबर दुरानी मुझे नजर आ गया वो आंखें बंद किए दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाए फातहा पढ़ने में मसरूफ था। हर चंद की वो वक़्त मेरे लिए किसी छानबीन के लिए मुनासिब नहीं था। फिर भी मैं गैर इरादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके करीब चला गया, इतना करीब कि अब वो मेरी दस्तरस से बाहर नहीं था और वो बदस्तूर फातहा पढ़ने में महू था। कौन हो तुम? मैंने सर्द लहजे में सरगोशी की। बुरी बात है, उसने आंखें बंद किए बड़ी संजीदगी से कहा। ये वक्त इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं, उसने मदम लहजे में जवाब दिया। तो मैं सिर्फ ये बावर कराने की खातिर आया हूं कि तुम्हारी माँ की मौत कतई तौर पर तभी थी और इस बात से किसी दूसरी ताकत का कोई दखल नहीं था।